सिविलाइजेशन में जो मटेरियल प्रोक्योर किया जा रहा था वो लोकल एरिया से कहाँ से क्या क्या चीज़ ली जा रही थी, और जो दूसरी कंट्रीज़ थी उनके साथ भी उनका क्या लिंक था। तो जिसमें हमने ओमान और मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन का लिंक पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 15 एंड टॉपिक नंबर 7, दैट इज़ सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड़प्पन में जो पहली सील्स मिली थी वो फिश शेप की थी और वो कैलिनियन मेटल की बनी हुई थी। एंड ये जो सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स हैं, इसका क्या मोटिव हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सबसे पहले बात करेंगे हम सील्स की। सील्स क्या होती हैं? आइडेंटिफिकेशन होती है। क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन होती है किसी चीज़ की। एंड सेकेंड इज़ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काम आती है। अभी ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ नॉट टेम्पर्ड। इन तीनों पॉइंट्स को हम अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले तो सील का मतलब समझते हैं कि सील क्या होती है। अगर आपने 10th में ध्यान दिया हो सीबीएसई के एग्ज़ाम देते टाइम, तो जो आपको सीबीएसई की शीट्स मिला करती थी 10:15 पे, यानी 10:15 पे आपको वो शीट्स मिल जाती थी, जिसको आपने ओपन करना होता था। ओपन नहीं करना होता था, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी होती थी। तो उसकी जो ओपनिंग टाइम होती थी वो 10:30 होती थी। तो आपको ये कहा जाता था कि 10:30 पे आप अपनी शीट्स को ओपन कर सकते हैं। तो उस शीट के ऊपर क्या लगा होता था? एक सीबीएसई का लोगो लगा होता था, जिसको हम सील कहते हैं। तो वो क्या काम करती है? आइडेंटिफिकेशन का काम करती है, यानी जिससे आपको ये पता चला कि ये पर्टिकुलर थिंग किस फर्म से या किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती है। तो सील्स जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो क्या कर रही थी? आइडेंटिफिकेशन का काम कर रही थी। मतलब पता चल रहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह भेजा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी ऑब्जेक्ट को भेजा जाता है, तो उस पर सील्स लगा दी जाती थी, और उन सील से पता चलता था कि ये जो ऑब्जेक्ट आया है वो कौन सी सिविलाइजेशन, कौन सी कंट्री या कौन सी प्लेस से आया है। आई थिंक आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करेंगे अब। तो ये जो सील्स थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती थी, यानी ये बताती थी कि पर्टिकुलर आइटम कहाँ से आई है और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। आपको याद हो या आपने अगर कभी 3 इडियट्स मूवी देखी हो, तो उसमें जो रेंचो होता है, यानी आमिर खान का जो रोल होता है रेंचो, वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए क्या करता है? उसके लिए क्वेश्चन पेपर चोरी करने जाता है। कहाँ पर? वायरस के ऑफिस में। याद होगा आपको। तो जब वो वायरस के ऑफिस में एंटर करता है, तो उसको जो क्वेश्चन पेपर वाला एनवल्प मिलता है उसके ऊपर भी क्या लगी होती है? उस इंस्टीट्यूशन की सील लगी होती है। और वो सील क्या थी? ओपन जब वायरस को मिली तो उसे ये पता चला कि इससे क्या किया गया है? छेड़छाड़ की गई है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टेम्पर्ड, वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। मान लो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया, तो उस सील को आपने, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्जांपल लिखते हैं कि उन्होंने क्या भेजा? एक सैक भेजा। सैक मतलब बोरी, किसी चीज़ की बोरी भेजी। तो उन्होंने उस बोरी पे क्या किया? पहले नोट लगा दिया, गांठ लगा दी, और उसके ऊपर क्या कर दी? अपनी सील लगा दी, और उसको दूर ट्रांसफ़र कर दिया। अगर एज़ इट इज़ ये मटेरियल वहाँ पर पहुँच जाता है, इसकी सील जो है वो बिल्कुल भी टेम्पर नहीं मिलती, यानी बिल्कुल भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती, तो डैट मीन्स कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एज़ इट इज़ ही क्या हुआ है? आपके पास डिलीवर हुआ है। अगर उसकी सील जो थी वो टेम्पर हो जाती है, तो मतलब रास्ते में उसके साथ किसी ने ऑब्जेक्ट मटेरियल में छेड़छाड़ की गई है। तो ये सील जो थी ये भी काम करती थी। तो यहाँ पे सील जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेनली 3 पर्पज़ के लिए लगाई जाती थी। एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, एंड थर्ड इज़ नॉट टेम्पर्ड। अब हम बात करेंगे एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट की, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है स्क्रिप्ट। सील को लगाना दैट इज़ कॉल्ड सीलिंग। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है स्क्रिप्ट। एन एनिग्मेटिक
स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ऐसी स्क्रिप्ट जिसको अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया गया है, जिसको अभी तक अंडरस्टूड नहीं किया गया है, कि जो उन्होंने लिखा हुआ है, उनका जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिला है वो आखिर कहना क्या चाहता था। तो हम स्क्रिप्ट्स को इजी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या रिटन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या रिटन डॉक्यूमेंट। तो कुछ बातें ही आर्कियोलॉजिस्ट को इन स्क्रिप्ट्स के बारे में पता चली। वो क्या थी कि जो ये स्क्रिप्ट्स थी वो लाइन ऑफ राइटिंग थी। क्या थी, लाइन ऑफ राइटिंग। जैसे हम एक लाइन में राइटिंग करते हैं वैसे ही वो क्या करते थे, लाइन में ही लिखा करते थे। दैट इज़ लाइन ऑफ राइटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज, एंड सेकंड इज शोइंग अबाउट ऑनर नेम। ये जो लाइन ऑफ राइटिंग थी ये किसके बारे में बताती थी, ऑनर के नेम के बारे में बताती थी। एंड थर्ड इज, शॉर्ट वर्ड्स को वो यूज़ करते थे। वो पूरा सेंटेंस नहीं लिखते थे जैसे हम लोग लिखते हैं, वो क्या बनाते थे, नोट्स बनाते थे, यानी शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते थे। जैसे कि अगर हमने ये कहना हो कि राजा आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, किंग इज़ कमिंग। जस्ट एग्जाम्पल, हम ऐसे पूरा सेंटेंस लिखेंगे किंग इज़ कमिंग, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या किया जाता था, शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ किया जाता था। जैसे किंग इज़ कमिंग ड्यूरिंग नाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्या करते थे, साइंस को यूज़ करते थे, जो हमने पीछे देखे भी थे, सील्स के ऊपर बने हुए हुआ करते थे। तो वो साइंस के थ्रू क्या करते थे, शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ किया करते थे। जैसे अगर हम राजा को डिफ़ाइन करें तो हम उसका क्राउन बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। और कमिंग के लिए हम ऐसे कह दें एरो कि वो आ रहा है। और ड्यूरिंग नाइट का मतलब हम कुछ स्टार्स दिखा दें और मून दिखा दें। ऐसा कुछ सीन सा बना दें। तो वो क्या कर लेते थे, इन चीज़ों को, साइंस को समझ लेते थे कि जो किंग है वो ड्यूरिंग नाइट आ रहा है। तो वो इस तरह से शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ किया करते थे। उनके जो लॉन्गेस्ट साइंस थे वो 26 साइंस थे। और उनके जो टोटल नंबर ऑफ साइंस कहा गए हैं वो हैं 375 to 400। अभी जब तक ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट ट्रांसलेट नहीं की जाती, डिफिकल्ट नहीं की जाती, तब तक ये कहना भी मुश्किल है कि जो टोटल नंबर ऑफ साइंस थे वो कितने होंगे। तो अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया कि जो साइन थे वो 375 to 400 थे, जिसमें से 26 लॉन्गेस्ट साइन हुआ करते थे। और वो भी क्या करते थे, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं तो वो कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ़्ट की तरफ लिखते थे, राइट टू लेफ़्ट की तरफ। और वो राइट साइड में, जैसे हम अपने मैथ्स सब्जेक्ट में मार्जिन छोड़ते हैं राइट साइड में अपने वर्किंग नोट्स के लिए या रफ वर्क के लिए, वो भी क्या किया करते थे, राइट साइड में मार्जिन छोड़ा करते थे। क्या किया करते थे, मार्जिन छोड़ा करते थे। और उनकी जो लेफ़्ट साइड पे हुआ करती थी वो क्रैम्पिंग हुआ करती थी, यानी वो वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स क्या कर देते थे, चढ़ा दिया करते थे, टाइटली लिखा करते थे। तो क्या बताया मैंने आपको, स्क्रिप्ट के बारे में बताया कि जो उनकी स्क्रिप्ट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, उनको अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया गया, अंडरस्टूड फॉर्म में नहीं लाया गया। और उनकी जो राइटिंग पैटर्न था वो लाइन ऑफ राइटिंग था, यानी वो लाइन में लिखा करते थे। और उनकी जो लाइन्स हुआ करती थी, फर्स्ट लाइन हुआ करती थी, वो ऑनर के नेम को डिस्क्राइब करती थी। वो शॉर्ट वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ किया करते थे। उनके जो लॉन्गेस्ट साइन हुआ करते थे वो 26 हुआ करते थे। और ये बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ साइंस थे वो 375 to 400 माने गए हैं। और उनका जो लिखने का तरीका होता था वो राइट टू लेफ़्ट लिखा करते थे एंड राइट साइड पे वो मार्जिन छोड़ा करते थे, जैसे हम अपने मैथ सब्जेक्ट में छोड़ा करते हैं या अकाउंट्स में छोड़ा करते हैं। और उनकी जो लेफ़्ट साइड हुआ करती थी रिटन डॉक्यूमेंट्स की, वो थोड़ी क्रैम्पिंग फॉर्म में हुआ करती थी, यानी वो वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स
लिख दिया करते थे। ये उनकी स्क्रिप्ट के बारे में टॉपिक था आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेट्स की। किसकी? वेट्स की। एक मेन थिंग और है स्क्रिप्ट के बारे में कि जो उनकी स्क्रिप्ट थी यानी रिटन डॉक्यूमेंट था वो किस तरह की ऑब्जेक्ट्स पे मिलता था, तो वो थे सील्स पे, मैंने आपको पहले भी बताया, कॉपर टूल्स पे। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इसे स्किप्स ना करें। रिम्स ऑफ जार्स पे एंड टैबलेट्स पे। और ये जो टैबलेट्स हुआ करते थे ये कॉपर के और क्ले के यानी टेराकोटा के बने हुए होते थे। और मेनली जो ये स्क्रिप्ट थी ना वो किसको डिफ़ाइन करती थी? एनिमल्स को डिफ़ाइन करती थी। यानी इस पे ज़्यादातर क्या बनाए जाते थे? एनिमल्स। तो इस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि वहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे वो इलिटरेट लोग थे, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ताकि इसलिए क्या किया जाता था? एनिमल को शो किया जाता था। अब हम बात करेंगे वेट्स की। वेट्स जो होते थे, जैसे आज के टाइम में वेट्स हैं, वेइंग स्टोन होते हैं, जैसे 1 kg का हो गया, 500 ग्राम का हो गया, 2 kg का हो गया, 5 kg का हो गया। ऐसे ही क्या हुआ करते थे? उस टाइम पे भी वेट हुआ करते थे। और जो वेट्स हुआ करते थे वो स्टोन के हुआ करते थे और क्यूबिकल फॉर्म के हुआ करते थे। क्यूब्स तो आपको समझ आती होंगी। स्टोन क्यूबिकल फॉर्म में हुआ करते थे। उनकी जो मार्किंग है वो अभी तक डिपिक्ट नहीं की गई है। मार्किंग इज़ नॉट येट नोन, अभी तक उसका पता नहीं लगाया गया है कि उस पर क्या मार्केट है। और उनका जो फेमस वेट हुआ करता था, यानी फेमस वेट स्टोन जो हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? चर्ट कहा जाता था। ये प्लीज़ हाईलाइट कर लेना अपनी नोटबुक में, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उनका जो फेमस वेट स्टोन हुआ करता था उसको चर्ट कहते थे वो, और ये क्यूबिकल फॉर्म में हुआ करता था। स्मॉल वेट्स के लिए वो किन का यूज़ किया करते थे? स्मॉल वेट्स के लिए वो किन आर्टिकल्स का यूज़ किया करते थे? वो थे ज्वेलरी, बीड्स, मेटल स्केल पेन। मेटल स्केल पेन जैसे आज के टाइम में हमारे होते हैं तराजू वगैरह, जिसमें अगर हम किसी वेजिटेबल शॉप पे चले जाएं तो वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेटल स्केल पेन। और उनके जो वेइंग नंबर्स हुआ करते थे वो होते थे 1, 2, 4, 8, 16, 32 to 12,800। इन तरह के वेट्स हुआ करते थे, यानी वो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को वेट कर लेते थे। और वो डेसिमल वेइंग को कैसे यूज़ किया करते थे? यानी स्मॉलर वेट्स में अगर वो डेसिमल में है तो उसके लिए वो किसको यूज़ किया करते थे? मैंने जैसे पहले ही बताया, स्मॉल वेट्स को वो ज्वेलरी, बीड्स और मेटल में किया करते थे। मान लो अगर आपने 1.5 kg का वहाँ कुछ लेना था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए, तो वो 1 kg का तो क्या रखेंगे? क्यूबिकल स्टोन रखेंगे। एंड 1/2 kg के लिए वो क्या यूज़ करेंगे? या तो ज्वेलरी यूज़ करेंगे या बीड्स यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट मीन्स पुराने टाइम में, और अथॉरिटी मीन्स पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी ऐसा पर्सन जिसके पास सारे डिसीजन लेने की क्या होती है? पावर होती है, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। तो एंशिएंट अथॉरिटी की बात करेंगे कि क्या वो वहाँ पर रूलर हुआ करते थे या वहाँ डेमोक्रेसी चला करती थी, या क्या सिस्टम था जिसको वो वहाँ की पब्लिक जो थी, वहाँ के जो लोग थे वो फॉलो किया करते थे। अब हम ये बात करेंगे, उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज़ पैलेसेस एंड किंग्स। पैलेसेस and kings।
मेन जो थिंग थी वो ये कही गई है कि जो वहाँ के लोग थे वहाँ में क्या थी, वहाँ के लोगों में यूनिफॉर्मिटी थी, मीन्स सब कुछ एक जैसा हुआ करता था। जैसे अगर हम मोहनजोदारो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, धोलावीरा की बात करें, लोथल की बात करें, यानी इस सिविलाइजेशन के जितने भी सेटल्स थे उनमें क्या थी, यूनिफॉर्मिटी थी, यानी एक जैसी ही चीज़ें पाई गई। जो ब्रिक्स का साइज़ और जिस मटेरियल की ब्रिक्स मोहनजोदारो में पाई गई वही ब्रिक्स हड़प्पा में पाई गई, वही ब्रिक्स ही धोलावीरा में पाई गई और वही ब्रिक्स ही लोथल में पाई गई। और जो वो ब्रिक्स हुआ करती थी वो किस रेशो में हुआ करती थी, 3:2:1 की रेशो में हुआ करती थी, यानी हर जगह पे जो जो मटेरियल पाया गया वो सेम ही पाया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहचान थी वो क्या थी, यूनिफॉर्मिटी थी, यानी उनमें एक जैसी क्वालिटी थी। और सेकंड मेन थिंग क्या बताई मैंने, सेकंड मेन थिंग ये है कि नो पावर फाउंड, यानी ऐसे कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि वहाँ पर किसी का रूल चल रहा था। क्या चल रहा था, रूल चल रहा था। बट मोहनजोदारो में एक ऐसी जगह मिली, एक ऐसा पैलेस मिला जहाँ पर एक स्टैचू मिला, एक पैलेस मिला, उस पैलेस में क्या मिला, स्टैचू मिला। और उस स्टैचू पे क्या लिखा हुआ था, यानी उस स्टैचू को क्या कहा जाता था, उस स्टैचू को कहा जाता था प्रीस्ट या किंग, प्रीस्ट या किंग। ये किस्सा वहाँ पे हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मोहनजोदारो में एक पैलेस मिला जहाँ पे एक स्टैचू मिला और उस स्टैचू को किंग या यानी उसकी शेप दे रखी होगी, किंग की क्राउन पहनाया होगा, प्रीस्ट वाला प्रीस्ट होगा। तो इससे ये नहीं हम कह सकते कि वहाँ पे जो रूलिंग पावर थी वो किंग के हाथ में थी या कोई रूलिंग पावर हुआ करती थी। इसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट के व्यूज़ थे वो 3 काइंड्स के थे, मतलब किंग्स के यानी रूलिंग अथॉरिटी या एंशंट अथॉरिटी के ऊपर जो आर्कियोलॉजिस्ट के व्यूज़ थे वो 3 टाइप्स के थे। व्यूज़ ऑन अथॉरिटी ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वो व्यूज़ क्या थे, कहते हैं कि कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि वहाँ पे कोई भी रूलर नहीं था। तो फर्स्ट जो व्यू था वो ये था कि देयर वाज नो रूलर, जो पब्लिक थी वो बिल्कुल इक्वालिटी पे जीती थी, उनके पास इक्वल राइट्स हुआ करते थे। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि वहाँ पे सेवरल रूलर्स हुआ करते थे, यानी छोटे छोटे प्लेसेस पे डिफरेंट रूलर्स हुआ करते थे, छोटे छोटे एरिया का अपना एक रूलर हुआ करता था। एंड जो थर्ड व्यू था वो क्या था कि इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का क्या था, एक सिंगल रूलर था। ये उन्होंने किस चीज़ पे दावा किया, क्योंकि वहाँ पे क्या मिली, यूनिफॉर्मिटी मिली। इससे ये पता लगता है कि अगर एक ही राजा था तो उसने ही क्या की, यूनिफॉर्मिटी पूरे की पूरी सिविलाइजेशन में रखी। तो ये 3 व्यूज़ क्या किए गए हैं अथॉरिटी के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहे हैं कि नो रूलर भी हो सकता है, सेवरल रूलर भी हो सकते हैं और सिंगल रूलर भी हो सकता है। ये माना जाता था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी थी वो क्या किया करती थी, डिसीजन लिया करती थी, ऐसा माना जाता था। बिलीव दैट एंटायर कम्युनिटी टुक डिसीजन। इस वजह से भी क्या हो सकती है, यूनिफॉर्मिटी हो सकती है इस सिविलाइजेशन के लिए। आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा सील्स। सील्स क्या थी, आइडेंटिफिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस या नोट टेम्पर का काम किया करती थी। और जो सील्स थी वो फिश शेप की हुआ करती थी और वो कॉपर की बनाई जाती थी। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट्स की बात की। स्क्रिप्ट रिटन डॉक्यूमेंट हुआ करते थे और जो रिटन डॉक्यूमेंट हुआ करते थे वो या तो सील्स पे होता थे या कॉपर टूल्स पे होते थे या जार्स पे होते थे या टेबलेट्स पे होते थे। और जो उनकी लिखने का तरीका था वो लाइन ऑफ राइटिंग थी और जिसमें फर्स्ट लाइन जो थी वो ऑनर का नाम बताती थी। शॉर्ट वर्ड्स का वो यूज़ किया
करते थे। लॉन्गेस्ट जो उनके साइन थे वो 26 थे। वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा इलिटरेट पाए गए थे और उनकी जो लेफ़्ट साइड हुआ करती थी राइटिंग की वो क्रैम्पिंग हुआ करती थी और राइट साइड में वो मार्जिन छोड़ा करते थे। फिर हमने वेट्स की बात की। वेट्स जो थे वो स्टोन के होते थे और क्यूबिकल फॉर्म के होते थे। उनकी जो मार्किंग है वो अभी तक पता नहीं लगाई गई। उसमें से कुछ जो फेमस स्टोन हुआ करता था उसको चर्ट कहते हैं। स्मॉल वेट्स के लिए वो ज्वेलरी, बीड्स, मेटल, और स्मॉल वेट्स में हम डेसिमल वेट्स भी कह सकते हैं कि डेसिमल वेट्स के लिए वो ज्वेलरी, बीड्स का यूज़ किया करते थे। वहाँ पे मेटल स्केल पेन भी पाया गया जिससे पता चला कि वहाँ पर वेइंग प्रोसेस की जाती है। फिर हमने एंशिएंट अथॉरिटी की बात की कि वहाँ पर डिसीज़न कौन ले रहा था, तो ये पता लगा कि वहाँ पे कोई भी शायद राजा नहीं हुआ करता था। पूरी की पूरी कम्युनिटी जो थी वो खुद ही डिसीज़न लिया करती थी। पर मोहनजोदारो में एक पैलेस मिला, पैलेस में एक स्टैचू मिला जो किंग या प्रीस्ट का था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ क्या कोई ना कोई रूलर हुआ करता था। और आर्कियोलॉजिस्ट के अथॉरिटी के बेस पे 3 व्यूज़ हुआ करते थे। एक तो ये कि वहाँ पे कोई भी रूलर नहीं था, दूसरा ये कि वहाँ पे सेवरल रूलर्स हो सकते हैं, एंड थर्ड इज़ कि सिंगल रूलर भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिखाई गई। लेकिन यूनिफॉर्मिटी इस वजह से भी हो सकती है कि अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी क्या कर रही है, खुद ही मिलकर सारा डिसीज़न ले रही है। तो ये आज का टॉपिक रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। और कोशिश रहेगी कि कल हम अपना ये चैप्टर जो है वो फिनिश ही कर दें, फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू क्लास।